नमस्कार दोस्तों, बुधवार की शाम और ओवरऑल मार्केट आज सुस्त रहा, इतना कुछ चला नहीं। पिछले 2 दिन से बहुत ही अच्छी खासी रैली हो गई, तो आज कहते हैं ना कि मार्केट थोड़ा ठंडा था। इनिशियली अप था, लेकिन बाद में वो डाउन आ गया और 50 पॉइंट 45 पॉइंट्स कुछ निफ्टी डाउन था। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी ये वीक अच्छा रहा। कंपैरेटिवली अगर बात करें तो फ़रवरी मंथ से ही काफ़ी जब से ये बजट अनाउंस हुआ है, उसके पहले ही जैसे वो आपको पता है कि 700 पॉइंट की रैली हुई थी 23,800 से 23,500 की रैली। तो वो बजट से पहले पीक रैली हुई थी और सबसे बड़ा फैक्टर था कि वो जो कहते हैं ना कि आरबीआई ने 1.5 लाख की जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की थी, उसके वजह से वो एक कहते हैं ना कि एक तेज़ी आई थी ओवरऑल। और बाद में बजट के बाद भी ऑफ कोर्स बीच में ट्रम्प का वो कहते हैं ना मिमिक्री आ गई, या जो भी बोल दो आप यार, नो टैक्टिक्स आ गए, जहाँ उन्होंने बोला कि भई हम टैक्स लगाते, फिर उन्होंने हटा दिया। और क्या कल ज़बरदस्त रैली थी और आज भी थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट था। लेकिन पिक्चर ठीक-ठाक है, इतनी भी खराब नहीं है जितना हमने सोचा था कि भई, क्योंकि ये जो ट्रम्प का जो डिसीजन चेंज हुआ है ना, उससे एक बात तो पता चल गई कि भई इस पे भरोसा किया नहीं जाता। अब वो ट्रम्प साहब कुछ भी बोल दे कि भई मैं इस पे टैक्स लगा दूँगा, उस पे टैक्स लगा दूँ, लेकिन सबको पता है कि एक बार लगाएँगे फिर हटा देंगे। जस्ट उनको नेगोशिएशन के लिए ये सब चाहिए था। अभी चाइना पे इतना मैटर क्लियर नहीं हुआ है, चाइना ने भी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो लोग टैक्स, लेकिन उसका कोई कोई एक्चुअली ऑनेस्टली कोई भाव नहीं दे रहा है और सब अपने मार्केट ठीक ही है, इतना खराब भी नहीं है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और आगे जाने से पहले आज हम लोग थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में बात करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है। थोड़ा बात करेंगे क्या ये जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ और ये जो अभी बात चले आरबीआई रेट कट से कौन से बैंक्स चलेंगे और कैसा आपको किस तरह से आपको मैनेज करना है अपने बैंकिंग पोर्टफोलियो को, ओके, और बैंकिंग स्टॉक्स को। बाय द वे, आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और मैंने वहाँ एक लिंक दे रखी है, जहाँ अगर आप चाहते हो कि डेली आउटलुक आपको मिले आपके मेल बॉक्स में, इवन वीकली आउटलुक हमारी टीम से और मेरे एंड से, बेसिकली मैं ही भेजता हूँ। तो प्लीज़ अपना ईमेल आईडी और नंबर छोड़ देना वो फॉर्म भर के, तो यू विल गेट इट एवरी टाइम। डोंट वरी, इतना कोई प्रमोशन नहीं करने वाला है। और दूसरी चीज़ कि आज शाम को मैं एक सेशन करने वाला हूँ, लाइव सेशन करने वाला हूँ, जहाँ मैं बताऊँगा कि अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड, ईटीएफ एंड आईपीओ किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 8 बजे ज़रूर जुड़िए मेरे साथ, मैं उसकी लिंक भी आपको नीचे दे दूँगा। चलिए, टॉकिंग बैक अगेन फॉर बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली ये स्टार्ट रैली थोड़ी लिटिल बिट हुई थी जब वो 1.5 लाख करोड़ की जो इन्फ्यूजन हुआ था। उससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, सिस्टम में पूरा ड्राई अप था। बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ पूरा नीचे आ गया था। क्रेडिट ग्रोथ 15-16% से बढ़ना चाहिए, तो ही एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग की बढ़ेगी, जो 7-8% से बढ़ रहा था। दूसरा, लिक्विडिटी नहीं थी। तो ये जो 1.5 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है, वो एक अच्छी तरह से बैंकिंग सिस्टम में जब फैल जाती है, तो वो बहुत ही कहते हैं एक तरह का, वो कहते हैं कि सिस्टम में ब्लड ना डालने वाली बात है। वो उस तरह से बिहेव करती है और वो क्योंकि कोई भी मार्केट हो या कोई भी जीडीपी हो, लिक्विडिटी के बिना बढ़ नहीं सकती। आपको अगर बिज़नेस बढ़ाना है तो आपको लोन चाहिए, आपको क्रेडिट ग्रोथ चाहिए बैंक्स को, वही होता है और बैंकिंग बैकबोन होता है, करेक्ट? तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था। दूसरा ट्रिगर पॉइंट आया बजट में। तो फर्स्ट पॉइंट वो 1.5 लाख का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, सेकंड आया जो 12 लाख का जो टैक्स एग्जम्पशन दिया है सीतारमन जी ने, एफएम ने। और उसके वजह से क्या होगा कि लोगों के पास पैसे आएँगे, तो 2 चीज़ कर देंगे, या तो वो एफडी भी कर सकते हैं, या तो वो कहीं न कहीं जाके कंज़म्पशन ज़्यादा करेंगे। अगर उसके वजह से क्रेडिट ग्रोथ कैसे बढ़ सकता है? देखो, आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस पिछले कुछ दिन से बहुत भागा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपके पास 80,000 1 लाख रुपए ज़्यादा आते हैं ना, तो आप सोचते हो कि चलो भई समर आ रहा है, एक एसी खरीद लेते हैं। तो आप ईएमआई में जाते हो और वहाँ ही सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन-सी है? बजाज फाइनेंस। तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है उस चीज़ पे। तो वो एक बेनिफिट रहता है कि इसकी वजह से ना क्रेडिट ग्रोथ इन लोगों का बढ़ता है और डायरेक्टली उनके प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। तो सभी एनबीएफसी, इवन व्हीकल लोन, क्योंकि अगर जैसे आप बाइक लेने जाते हो या कार लेने जाते हो कि चलो भई आपके पास एक्स्ट्रा 50,000 लाख रुपए आ गए हैं। अब कार है तो 5 लाख की है या 10 लाख की है, तो आप साथ में लोन भी लेंगे।
तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे एनबीएफसी जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ओके, श्रीराम फाइनेंस से लेके सबकी, तो वो भी काफ़ी बढ़ने लगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका भी धंधा बढ़ेगा, करेक्ट? सिमिलरली अगर आप डिस्क्रिशनरी की बात करो तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे डिस्क्रिशनरी, चलो एफएमसीजी की अभी बात नहीं करते, पहले हम लोग बैंक्स पे ही टिक रहे थे। तो एक तो होता है कि ये लोग कोई भी बंदे के पास है तो या तो वो एफडी भी ज़्यादा कर सकता है। आप बोलोगे कि मार्केट में नहीं जा सकता, हाँ भाई मार्केट में भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। दूसरा वो जो भी चीज़ लेता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या हाई वैल्यू की चीज़ें लेता है, तो वो ईएमआई में लेगा या तो क्रेडिट कार्ड से लेगा या कुछ भी करेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वापिस वहाँ क्रेडिट कार्ड बढ़ता है। और ये जो ईएमआई तो वो लोन थोड़ी महँगी होती है। काफ़ी लोग तो क्या होता है क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं, तो वो तो काफ़ी 22-24% होती है, वो मत करना कभी भी। क्रेडिट कार्ड से वो लोन लेना का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बेटर है आप क्रेडिट कार्ड वाले जो बजाज फाइनेंस है उन सब से कोलैबोरेट करते हैं ना, वहाँ से लोन लोगे तो थोड़ा सस्ते इंटरेस्ट रेट में होगा। लेकिन बेसिकली आप देखो तो ये इस तरह से चक्कर चलता है। ऊपर से ये क्या हुआ कि जैसे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होती है ना, तो जैसे अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बात बताता हूँ कि ओवरऑल एचडीएफसी का ना, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 से 13% ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ हुआ, लेकिन वो लोन ग्रोथ है ना 5 से 6% से ज्यादा नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो बोले थे कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। तो लिक्विडिटी आती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली लोन ज्यादा देते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है? और ये बात हो रही है कि 7 फरवरी में जो आने वाला है, वहाँ 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होगा, रेपो रेट कट होगा। दूसरा ओ ओवर द ईयर यानी टोटल 75 बेसिस कट की बात चल रही है, ठीक है? 0.25 अभी हो जाएगा। अब ये जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आता है ना, तो लोग जाके लोन भी लेते हैं। तो उसी तरह से बैंक्स को बहुत फ़ायदा होता है और अभी बैंकिंग के वैल्यूएशन देखो तो बहुत ही रीज़नेबल है। आई थिंक टोटल जो एवरेज वैल्यूएशन इनका रहता है लॉन्ग टर्म का, उससे भी नीचे है। सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर कि चलो भई, उस हिसाब से ना काफ़ी हद तक वैल्यूएशन बहुत ही मॉडरेटेड है और इसलिए काफ़ी सारी बैंक्स को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप बोलोगे तब लेकिन किस तरह की बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ आपको वहाँ करना चाहिए कि जो सॉलिड है एंड ओवरऑल देखो 2 चीज़ है, 2 तरह की बैंक्स अभी अवेलेबल है। एक होती है सॉलिड बैंक होती है, अभी जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या एक्सिस है या एचडीएफसी और वो सब। हाँ, तो ग्रोथ होगा लेकिन लिमिटेड ग्रोथ होगा। एक होता है कि जहाँ प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, जैसे इंडसइंड बैंक है या अब एमएफआई का बोलना भूल गया, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में क्या हुआ था, बड़े-बड़े प्रोविज़न लगाए गए क्योंकि जो नीचे के लेवल पे क्योंकि वो लिक्विडिटी नहीं थी और काफ़ी हद तक ना बड़े-बड़े एनपीएस आ रहे थे। तो ये जो एमएफआई लेंडिंग होती है, वहाँ लोगों ने 100% का प्रोविज़न किया हुआ है। तो वहाँ भी चक्कर आ जाता है कि भई अगर एमएफआई लेंडिंग किसी बैंक की ज़्यादा, जैसे प्रॉब्लम सॉरी, इंडसइंड बैंक को वही आई थी कि उनकी एमएफआई लेंडिंग में प्रॉब्लम है। वो तो अभी ज़ीरो में बेचना चाहते हैं अपने लोन्स। इवन आप काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात को उज्जीवन देख लो या फ्यूजन देख लो या पूनावाला फिनकॉर्प देख लो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लो, इन सबको प्रॉब्लम क्या है? इन सबको एमएफआई लेंडिंग, आईडीएफसी बैंक का तो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि एमएफआई लेंडिंग में जो जिस तरह का कंस्ट्रेंट चल रहा था, वो ये लिक्विडिटी से थोड़ा ठीक हो गया क्योंकि अगर मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ेगा, जैसे एक सिंपल सी बात कहूँ कि जैसे ये इनकम टैक्स का जो एग्ज़म्पशन हुआ है, कंज़म्पशन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसे आएँगे, धीरे-धीरे वो खर्चा करेंगे, तो नीचे के लेबर के हाथ में भी पैसे आएँगे, तो ये जो एमएफआई लोन जो लेते हैं, वो नीचे का लेवल ज़्यादा लेता है और काफ़ी टाइम वो सिक्योर्ड नहीं होता है। तो वो वापिस रीपेइंग कैपेसिटी में आते हैं और जैसे-जैसे रीपेइंग बढ़ता है तो इन लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और एनपीए कम होगा। माना जाता है कि भई इन सब ने अपने बैंक का ऑलमोस्ट जितना भी प्रोविज़न करना था वो ऑलरेडी उन्होंने कर चुका है। सो यहाँ से एक फ़ायदा हो सकता है एमएफआई की जो फेसिंग जो बैंक्स है कि थोड़ी भी रिकवरी आती है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा जंप आएगा। लेकिन ये रिस्की होता है। देखो ये रिस्की होता है, ये कब होगा पता नहीं है। ये देखो ये इन्फ्यूजन है तो ये आते-आते जो भी होगा उसको 1-2 क्वार्टर और निकल सकते हैं। तब जाके इसमें इम्पैक्ट आएगा क्योंकि सडनली तो मनी फ्लो नहीं हो जाता ना, सडनली तो ऐसा थोड़ी है कि भई जैसे अप्रैल के बाद जैसे इनकम टैक्स रिटर्न और वो सब चालू हो जाएगा, तब लोगों के हाथ में रियल पैसा आएगा
और तब लोग खर्चा करेंगे, क्योंकि एक साथ तो सैलरी नहीं मिलती सबको, करेक्ट? तो 1-2 क्वार्टर की और एक पेन आ सकती है इन सब में, लेकिन ये सब ऐसे वैल्यूएशन में ना जहां आपको सोच सकते हो, क्योंकि काफी सारे, ये जैसे मैं एमएफआई की भी बात करूं, 50% से गिर गए, 60% से गिर गए, एक लेवल तक नो 40-50% से अगर कोई स्टॉक गिरता है ना, बाद में चांसेस अच्छे होते हैं कि वहां से रिबाउंड हो। और जैसे हमने बोला कि अगर प्रोविजन ठीक ठाक ऑलरेडी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज के अभी भी क्या स्केलेटन है इन सब स्टॉक्स में, वही आपको बैंक्स में देखना चाहिए। तो ये है। फिर काफी सारे मिड कैप बैंक्स होते हैं ना, जिनकी ग्रोथ इसलिए नहीं बढ़ रही थी क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ नहीं था। तो ये जो आया है काफी सारे, लाइक कर्नाटका बैंक, करुएशिया बैंक ले लो, या इवन फेडरल बैंक ले लो, काफी सारे अदर बैंक है जो मिड कैप है, उसमें भी तेजी आ सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो इनके डिपॉजिट रेट तो सही है। कोई कासा रेशियो देखो, कासा रेशियो अगर हम लोग बात करें तो सभी बैंक्स का अराउंड 44 to 50 के आसपास चल रहा है। इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वो था बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट काफी हाई था, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो इनका बोरोइंग कॉस्ट नीचे जाएगा, तो वो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पेक्ट होगा। एनआईआई ले लो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात को, वो भी काफी डाउन था। तो ये सब के डाउन की वजह से ना ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डाउन थी। अभी जैसे ये चक्कर, जैसे दो तरह से अटैक हुआ है। एक अटैक हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी में काफी छूट-छाट दी गई, जैसे 1.5 लाख करोड़ की ये जो लिक्विडिटी है, और शायद ये अगर फरवरी में 7 फरवरी को इंटरेस्ट रेट कट हो जाए तो वो गम मॉनेटरी। और होता है फिस्कल। फिस्कल क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई हम लोग ज्यादा खर्चा नहीं करने वाले। अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा नहीं करते थे तो एट द एंड आरबीआई को भी ट्रांसफर कम करना पड़ता है ना। ओवरऑल बेसिकली फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस यानी जो 4.4 की जो बात करे थे पहले, 4.8 है इस महीने, इस साल, और नेक्स्ट ईयर का 4.4 है। जो पहले बात चली थी 5.1 5.2 जाएगा, वो ना करके उन्होंने 4.8 रखा। तो फिस्कल प्रूडेंस भी है। तो इन सब के वजह से ना एक तरह से बैंकिंग में एक कंफर्ट है कि जहां वो इंटरेस्ट रेट कट ला सके, और जैसे वो कट लाएंगे तो ऐसा नहीं बोलो कि रॉकेट की तरह भागेगा, क्योंकि काफी हद तक डिस्काउंटेड है अभी। लेकिन हाँ, अच्छी खासी मूवमेंट बैंकिंग स्टॉक्स में ओवर द टाइम आ सकती है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल परफॉर्म नहीं किया है पिछले 1 साल 1.5 साल से। I think this is the high time when the things may change. I think banking sector will be a sector जो शायद जल्दी ऊपर आ जा सके। बाय द वे गाइस, होप आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। और जैसे मैंने बोला, आज शाम को जो सेशन है प्लीज जरूर अटेंड करना। इट विल ओपन योर आईज इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो। एंड ऑल्सो आपको आउटलुक का चाहिए तो ईमेल देंगे। पहले नॉर्मली मैं यूट्यूब में डाल देता था कम्युनिटी में, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, और हम लोग सिर्फ ईमेल से देंगे फ्री ऑफ चार्जेस, हो उसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। सो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल देखो, एनबीएफसी सेक्टर देखो, तो वो भी काफी हद तक जो व्हीकल की लोन्स देते हैं वो से, क्योंकि व्हीकल में ऑफकोर्स बढ़ावा आएगा, जो इनकम टैक्स का बूस्ट मिला है। और दूसरा एक बूस्ट आएगा बैंकिंग से, अगर आरबीआई कट इंटरेस्ट का रेट कट करना चालू कर दे, तो दो तरह से बूस्ट आ सकता है ऑटोमोबाइल्स को, और वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा उनके सेल्स पे। और जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर जाता है, बैंकिंग सेक्टर नॉर्मली ऊपर जाता है, क्योंकि सब लोग फंडिंग, सब लोग नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डू टेक फंडिंग, तो उसके वजह से उनको बेनिफिट होगा। तो बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड मत करो। आई थिंक इफ यू आस्क मी, 2021 बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी अच्छा हो सकता है, वे बी वन ऑफ द वेरी गुड सेक्टर। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि भाई वो एक वैल्यूएशन कंफर्ट लेवल पे इतना कुछ, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, या रिन्यूएबल्स है, कैसे हाई वैल्यूएशन में बैठे, जैसे हम प्रॉफिट नहीं है तो भी 200 के पी पे घूम रहे हैं। तो ये सब स्टॉक ऐसे नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखो तो ना काफी हद तक रीजनेबल है। सो दिस आर द पॉजिटिव पॉइंट विच मे लीड टू बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म इन नेक्स्ट 1 ईयर, दैट इज व्हाट आई थिंक। लेकिन वो तो समय ही बताएगा क्या होने वाला है। बट एज ए इन्वेस्टर आपको ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, और प्लीज प्लीज लुक एट अ हाई क्वालिटी मैक्स। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर तो हो, तो
आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए मार्केट के बारे में, वो है गाइस, देखो ये जो एआई और डीप सीक और चैट जीपीटी की जो बात हो, काफी हद तक नो गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन आ गया भाई किसी को भी ये गवर्नमेंट में यूज नहीं करना है, गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स में यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो, आप जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आप जो पीडीएफ डालते हो और उसका समरी निकालते हो व्हाटएवर, तो उससे ये डेटा कैप्चरिंग होता है और वो कहीं ना कहीं जाता होगा। देखो, डेटा में तो कोई रोक नहीं सकता है, बाउंड्री तो नहीं है, डेटा कहीं भी जा सकता है, एक्सेस होता था सर्वर का। और वही डीप सीक, इतना डीप सीक तो गाइस चाइना ने लिटरली, डीप सीक में आप चाइना के बारे में पूछो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और कंट्री के बारे में पूछो तो मिलेगा। तो वो भी क्या डेटा कैप्चर कर रहे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इसलिए गवर्नमेंट ने लिटरली रिस्ट्रिक्शन लगे, किसी को भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए डीप सीक या चैट जीपीटी यूज नहीं करना। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, देखो एआई में काफी यूज करता हूँ, लेकिन मेन नॉलेज के लिए, और हमारा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जहां जहां प्राइस सेंसिटिव है और जहां जहां गवर्नमेंट का रोल होता है, वहां ऑफ कोर्स ये सब टैकल करना बहुत ही जरूरी है। इवन दूसरे 2-3 पॉइंट जो मैं बताऊं, वो अगर बात करें तो एक ये 100% एफडीआई जो अलाउ किया है इंश्योरेंस में, वो भी एक बड़ा बोल्ड मूव है। 100% यानी कोई भी बाहर की कंपनी आएगी और वो अपना नॉर्मली सेटअप करेगी। पहले क्या होता था कि बाहर की कंपनी किसी को भी आना है ना, तो पहले अभी लोकल पार्टनर के साथ उनको एक कोलैबोरेट करना पड़ता है। जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो लोम्बार्ड क्या है, बाहर की कंपनी है। तो इस तरह से ना आपको समझना है कि पहले होता था 74%, लेकिन अभी 100% है। तो वो एक बड़ा रिलीफ है जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, कि हाँ भाई यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनी आएगी। तो आप बोलोगे कंपटीशन बढ़ेगी तो ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई ये सब चलेंगे क्या? लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, देखो ऐसा नहीं है, इन लोगों का सेटअप ऑलरेडी, और ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है ना, कोई भी आ सकता है। अभी तक हम लोग आई थिंक 10% ही इंश्योर्ड है, तो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज वेयर इट इज ऑलमोस्ट 80 to 90%। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। और काफी हद तक न्यूज में रहा है मारुति सुजुकी अगर आप देखो कुछ क्वार्टर्स तक तो परफॉर्म ही नहीं किया था, आई थिंक 2 साल से, लेकिन अभी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और ओवरऑल अभी आज भी देखे ना, तो मारुति इज वन ऑफ द लीडर इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो बजट के बाद बढ़ा है, क्योंकि उनकी जो स्मॉल टिकट साइज है दैट इज very well connected with the tax exemption given by government in the budget, so उनमें डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। इसलिए तो मारुति, यस इट इज अ गुड प्रोसेस, बट यस आपको थोड़ा देखते रहना है, ठीक है। देखो, और ये सब स्टेप क्यों जरूरी थी, क्योंकि अगर आप बोलो तो नेट हाउस होल्ड सेविंग ना 50 years के लो पे थे, और बैंक्स कासारी यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी काफी नीचे जा रहे, तो ये इसलिए ना, ये जिस तरह का स्टेप लिया गया है ना, वो बहुत ही बेटर है इकोनॉमी के लिए। इवन अगर हम लोग बात करें तो वैल्यूएशन एंड ऑल दैट तो अभी ठीक है, क्योंकि अपना रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आते 1-2 क्वार्टर में, तो वो और एक प्रॉब्लम है। और इसी टाइम पे ना गवर्नमेंट एंड ऑल दैट दे ट्राई टू सी ना दैट नो देयर व्हाटएवर कंपनी इज इन अ प्रॉब्लम दे कम आउट। तो एमटीएनएल के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 16,000 करोड़ का नो प्रॉपर्टी सेल का है, आई थिंक लास्ट उन्होंने 2021 में किया, तो वो एक हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनका 32,000 करोड़ का डेट है, उसको रीपे करने में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आपने देखा था बीएसएनएल किस तरह से भागा है, एमटीएनएल किस तरह से भागा है, आज 19% भागा था। अगेन गाइस, ये जो जिस तरह से मार्केट चल, तो हम क्या सोच सकते हैं कि भाई अभी एफआई की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत तो बहुत है, लेकिन एफआई की होल्डिंग बहुत नीचे हो गई है। तो एफआई की होल्डिंग पहले अगर हम लोग बात करें तो 22% के आसपास थे, अभी 16.9% है, सॉरी 17.23% है। जबकि हमारा अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर के डीआई, तो 10 से भी नीचे था, 10 से नीचे था कुछ साल पहले, आज वो ऑलमोस्ट 17.3 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, नहीं सॉरी 16.9 के आसपास किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ डीआई का पलड़ा भारी हो रहा है, एफआई का कम हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा देखना है। अगेन ये जो यूएस और ट्रम्प की जो वॉर चल रही है, आप बोल सकते हो ना टैरिफ वॉर,
तो टैरिफ वॉर में काफ़ी हद तक नो लास्ट टाइम जो 20 बहुत साल पहले हुआ था, जब ट्रम्प साहब ने लगाए थे, तब इंडिया काफ़ी बेनिफिट होता। Fourth economy, to be benefited a lot through the basically the tariff act. So this is what you have to keep in कि आगे जाके ये ठीक ठाक है और मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये, क्योंकि अभी चाइना ने भी जो लगाया टैक्स, उसमें भी आई थिंक उन्होंने 2 वीक का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 वीक का एग्जम्पशन रखा है। 2 वीक के बाद सही में उनके ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना कि टैरिफ्स लगने चालू हो जाएंगे। ठीक है। सो नाउ व्हाट विल डू, ये कुछ पॉइंट्स मुझे बोलने थे, क्योंकि आज मार्केट में काफी हलचल थी, तो मैंने सोचा ये पॉइंट कवर कर लूं। अभी हम लोग बात करते हैं ओवरऑल आपके क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चंस की। सो आप प्लीज अपने क्वेश्चन डाल दीजिए जरूर, और रजिस्टर भी कर लेना। तो चलिए, सीमा दाल बोले, तपन जी प्लीज टेक अ सेशन म्यूचुअल फंड। फॉर म्यूचुअल फंड सीमा जी, हमने हमारा ऑलरेडी पैकेज है, तो वहां हम लोग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट प्रोवाइड करते हैं। वी डू प्रोवाइड म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशंस आल्सो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप वो जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर में आई मे टेक इट। ओके। आशीष साहब बोल रहे कि ट्रम्प के चक्कर में काफी लोग लपेटे में आ गए, कुछ तो लपेटे देके भागे। करेक्ट करेक्ट। तो ट्रम्प वाज इज अ क्वाइट अ मिस्टीरियस गाय, आउट ऑफ द सिलेबस है, वो क्या करेगा हमें पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो गिमिक करते, जिस तरह से वो लगाते टैक्स से और फिर निकाल लेते ना, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है यार, यहाँ पूरा मार्केट ऊपर नीचे और आपको खेलना है ये सब। बट एनीवे, दिस इज व्हाट ट्रम्प इज। तो हाँ, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो आज क्या है, और आज मैंने कोई कमेंट्री दी है, कल सुबह पूरी कमेंट्री चेंज हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन नहीं अलग होती है। करेक्ट। सर, will growth of AI lead to discretionary de-acceleration of data centers? Yeah, maybe Pankaj, no, you have to be keep in mind कि ये जो डीप सीक और वो सब आया है, तो आपको इतने बड़े बड़े सर्वर्स नहीं चाहिए, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा। ओके। और डेटा सेंटर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ग्रोथ देगा, वो एक कहते हैं ना कि एक तरह से आपको एक स्पेस है जहां सब सर्वर लगते हैं, तो मुझे इतना बड़ा वो नहीं लग रहा है, और लेकिन डीप सीक की वजह से इम्पैक्ट तो आएगा। So which share of defense and railway are fairly valued in potential? Yeah, और केएनआर आप रख सकते हो ओवरऑल। एंड केएनआर अगर आप देखोगे ना, तो इनिशियली नीचे गया था, वापस ऊपर है, बट यस, स्टॉक इज ओके। स्टॉक में कोई ज्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ तक रखे। आपके कोई भी क्वेश्चन प्लीज जरूर डालेगा, और आज शाम को मिलते हैं जरूर लाइव सेशन में विदाउट फेल। ओके, लिंक दे दूंगा, तो चलिए मिलते हैं। ओके, सी यू देन। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, कल मिलते हैं। सी यू देन, बाय।